चलिए दोस्तों, आज हम जो है नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वक्त ही बता दिया था। अब हम जो है नए पार्टनर के आते वक्त हम जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है रीवैल्यू किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। हमने जो है पहले ही सारी एडजस्टमेंट कर ली थी। हमने जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया था, गुडविल की ट्रीटमेंट हमने करना सीख लिया, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हमने जो है ट्रीटमेंट सीख ली थी। अब NIOS में ये है कि आपको जो है यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर मिक्स कर रखे हैं, जिसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कर रखा है। यानी कि पुराने फर्म का जो है अगर रेशियो चेंज हो जाता है तब भी एक हिसाब से फर्म रिकन्स्टिट्यूट होता है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है। मोस्टली अगर देखें तो सेम ही ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन कुछ कुछ ट्रीटमेंट अलग है जो कि मैंने आपको बता दी। तो इसके अंदर भी हमें जो है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से कौन कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारा? सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा हमारा इसके अंदर क्या रहेगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब नए पार्टनर का एडमिशन हो या फिर पुराने ही पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दें, ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और एक और अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो चाहे नए पार्टनर का एडमिशन हो या चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा सेम बनेगा। जो भी रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट हो वो बिल्कुल सेम होगी, कोई इन दोनों में जो है फ़र्क नहीं है। तो ये खुशखबरी है, एक ही टॉपिक हमें सीखना है और वो दोनों चीज़ों में काम आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमें जो है सबसे पहले जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर मेन जो है टॉपिक हमारा, इससे ये क्वेश्चन बनता है, ना कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इससे बहुत ही छोटा कभी क्वेश्चन बन जाए, कभी कभी तो बनता भी नहीं है, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर से हमारा जो है क्वेश्चन बनता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हमें जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर है क्या ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आखिर है क्या? देखिए दोस्तों, नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त हमें जो है ट्रू पोजीशन दिखानी होती है। नए पार्टनर को अपनी बैलेंस शीट जो है रीवैल्यू करनी पड़ती है, यानी कि हमने अपने जो है लायबिलिटीज़ भी रीवैल्यू करनी पड़ती है और एसेट्स भी रीवैल्यू करना पड़ता है। हमें पता है कि आज हमने जो एसेट खरीदा है वो 1 साल बाद उसकी वो वैल्यू तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर आज हम एक कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम 1 लाख रुपए का एक कंप्यूटर खरीद के आते हैं, तो मुझे बताइए आपने उसको 1 साल यूज़ कर लिया, तो क्या वो कंप्यूटर अगर आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने जाओगे या तो फिर उसको सेल करने जाओगे, तो वो 1 लाख रुपए का बिकेगा? हो ही नहीं सकता। उसकी वैल्यू बदल गई होगी, उसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम में कुछ और होगी। ठीक है, मैं मान लो मैंने 4 साल पहले एक कंप्यूटर लिया जिसका प्रोसेसर i3 था, मैंने वो 1 लाख रुपए का ले लिया। आज अगर उसमें i3 को बेचने जाऊंगा तो वो 20,000 का भी नहीं बिकेगा। क्या मार्केट वैल्यू रही उसकी? इतना डेप्रिसिएशन लग गया कि 20% भी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही। तो क्या हो रहा है, आज के टाइम में मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके हम अपने एसेट्स को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। और लायबिलिटीज़ को भी हम क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे कि आज के टाइम में हमारी लायबिलिटी क्या है। देखिए इस बात को समझिए, बैलेंस शीट हम 2 डेट को बनाएंगे। सबसे पहले मार्च 31, मान लो आज हमारा जो है ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 चल रहा है। मान लो मार्च 31, 2022 को हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए अगली बैलेंस शीट हम कब बनाएंगे? मार्च 31, 2023 को बनाएंगे। और पार्टनर का एडमिशन हो गया 1 जुलाई 2022 को हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से मार्च 31, 2022 से लेके 1 जुलाई 2022 तक एसेट्स में कोई चेंजिंग नहीं आई होगी या लायबिलिटीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आई होगी? दोनों में चेंजिंग आई होगी। अब बैलेंस शीट तो हम जाके मार्च 31, 2023 को बनाएंगे, 2023 को बनाएंगे हम मार्च 31 को। तब तक थोड़ी पार्टनर वेट करेगा, तब तक तो पार्टनर वेट करने को से रहा। यहाँ तक के लिए हम क्या करेंगे, अब एक बीच में अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे, जिस अकाउंट का नाम हम क्या देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एसेट बढ़ भी सकता है, एसेट घट भी सकता है,
या फिर लायबिलिटीज़ बढ़ भी सकती हैं या फिर लायबिलिटीज़ घट भी सकती हैं, प्लस कई और लायबिलिटीज़ जुड़ी होंगी या तो प्लस और एसेट जुड़े होंगी इसके बीच में, क्योंकि आगे जाके फिर हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, इसके बीच में कुछ और एसेट जुड़े भी होंगे, लायबिलिटीज़ भी जुड़ी होंगी, ये सारे इसको जो है रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। अब इस सारे फ्लक्चुएशन के अंदर, इन सारी फ्लक्चुएशन के अंदर लायबिलिटीज़ बढ़ने घटने या एसेट बढ़ने घटने या नया एसेट रिकॉर्ड होने पे या नया लायबिलिटी रिकॉर्ड होने पे कुछ ना कुछ लॉस होगा पार्टनर को या तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा पार्टनर को। ये सब हमें जो है नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो पुराने पार्टनर का, तब हमें करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, पहले एक जो है पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, और उन्होंने सी को एडमिट कर दिया और हमने क्या किया, फिर ए और बी ने एसेट्स को रीवैल्यू कर लिया। उस पूरी फ्लक्चुएशन में उन्हें या तो कुछ प्रॉफिट हुआ या तो उन्हें कुछ लॉस हुआ। अब मुझे बताइए, ये प्रॉफिट या लॉस, या फिर प्रॉफिट या लॉस अगर बोले तो प्रॉफिट किसका है या फिर लॉस किसका है, मुझे बताइए आप। भैया ये जो एसेट रीवैल्यू हुआ है, अभी तो सी एडमिशन भी नहीं किया उन्हें, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, तो ये सारा प्रॉफिट भी जो होगा वो ए और बी का होगा और जो लॉस बियर करेंगे वो ए और बी ही बियर करेंगे। तो बस इन फ्लक्चुएशन में जो भी प्रॉफिट निकल रहा है या फिर जो भी लॉस निकल रहा है वो कौन बियर करेगा या कौन लेगा, ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर लेंगे। बस हमें यही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमें जो है रीवैल्यू करना है। अब ये जब पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है, तब भी यही ट्रीटमेंट की जाएगी, तब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है रीवैल्यू किया जाता है, क्योंकि फर्म दोनों ही केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, नया बन रहा है। ठीक है जी, चलिए आइए इसको कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेम वही हमारा जो है नॉर्मल जैसे अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर डेबिट साइड का और अमाउंट डेबिट साइड का, यहाँ पे पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का और अमाउंट क्रेडिट साइड का, ऊपर ऐसे लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हमारा जो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, यानी कि डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करना है सारी इनकम को। मतलब डेबिट साइड सारे खर्चे और लॉसेस आएंगे हमारे, एक्सपेंस और लॉसेस दोनों डेबिट बैलेंस के होते हैं, और क्रेडिट सारे इनकम्स और गेन आएंगे हमारे, इनकम्स और गेन। जो भी बिजनेस गेन करेगा या जो बिजनेस को इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगी, जो भी बिजनेस एक्सपेंस करेगा या फिर लॉस करेगा वो डेबिट साइड की जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस कुछ चीज़ लॉस कर रहा है, यानी कि मान लो एसेट की वैल्यू गिर गई तो बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, और अपना एसेट का नाम उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसी की कुछ जर्नल एंट्री बनाई जाती है जिसको हम ट्रांसफरिंग एंट्री बोलते हैं, ठीक है, और वही मैं जो है यहाँ पे भी बनाऊँगा। सबसे पहले अब अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम रीवैल्यू करेंगे तो 6 चीज़ें हो सकती हैं। या तो एसेट की वैल्यू गिरी हुई मिलेगी हमें, डिक्रीज़ हुई मिलेगी, मतलब कम हो जाएगी, या तो फिर बढ़ेगी, 2 चीज़ें हो गई। या तो फिर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी, 2 ये चीज़ें हो गई। या तो फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिलेंगे या तो फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट हम जो है एंड डेट को बनाते हैं, फिर 1 साल बाद बनाते हैं, तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी मिल गई होगी हमें, ठीक है, वो भी हमें जो है रिकॉर्ड करनी है इसके अंदर। सबसे पहले इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट। भैया जब हमने जो है रीवैल्यू किया लायबिलिटीज़ को, तब हमें पता लगा कि एसेट्स के अंदर जो है इंक्रीज़ हो गई वैल्यू। तो मुझे बताइए, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, बिजनेस के अंदर हमें पता लगा कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो इससे बिजनेस को लॉस हो रहा है कि गेन कर रहा है बिजनेस? भैया उसके एसेट बढ़े हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा, उसके बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं, तो गेन कर रहा है। तो गेन करने के लिए लायबिलिटीज़ को हमें रीवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इतना तो हमें पता लग गया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लिखेंगे जर्नल एंट्री के अंदर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो गेन कर रहा है बिजनेस। और मुझे बताइए, जब एसेट बढ़ते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, उसे हम डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज हो जब एसेट की वैल्यू, ठीक है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और एसेट को डेबिट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ एंट्री होगी, बिल्कुल क्रेडिट साइड होगी। क्या लिखा जाएगा, बाय इंक्रीज, मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे तो वैसे तो असेट का नाम लिखा जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स,
वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अगर इंक्रीज होती है असेट की वैल्यू तो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ध्यान रख लेना। चलिए अब डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट। अब ज़रूरी नहीं है बिजनेस के अंदर हमेशा इंक्रीज हो वैल्यू एसेट की, कभी कभी हमने लायबिलिटीज़ को और एसेट्स को रीवैल्यू करके देखा तो यहाँ हमें पता लगा कि एसेट की वैल्यू गिर गई। तो मुझे बताइए जब एसेट की वैल्यू गिर गई तो बिजनेस को लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो रहा है, वैल्यू गिर गई। 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी थी, मार्केट वैल्यू से अब जाके रीवैल्यू किया है, कंपेयर किया है तो चीज़ 60,000 की होगी, 40,000 का लॉस हो गया। तो मुझे बताइए जब बिजनेस को लॉस और एक्सपेंस हो तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे क्रेडिट करें? डेबिट करेंगे। चलो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? अब किसका नाम देंगे? डेबिट तो पता लग गया, क्रेडिट में क्या करेंगे? और जब एसेट की वैल्यू गिरती है तो एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? वैल्यू गिर रही है, घट रही है तो क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे टू असेट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? इसकी एंट्री तो भैया एक्सपेंस साइड जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आप उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे। यहाँ सिर्फ रीवैल्यूएशन की चीज़ें आएगी जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे। थर्ड चीज़, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, अब थर्ड, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया, तब हमें पता लगा कि इंक्रीज हुई है लायबिलिटीज़ की वैल्यू, हमारे कर्जे जो है बढ़ गए हैं। तो मुझे बताइए जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इससे बिजनेस को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? भैया लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, कर्जा बढ़ गया है, बिजनेस को नुकसान ना झेलना पड़ जाए, प्रॉफिट नहीं हो रहा इससे। अगर हमारा कर्जा बढ़ता है तो इससे प्रॉफिट नहीं होता, क्या होता है? लॉस होता है बिजनेस को, खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा देना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन को हम क्या करें? डेबिट करेंगे क्रेडिट करें? एक्सपेंस और लॉस के लिए हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है, लायबिलिटीज़ बढ़ी है, तो मुझे बताइए जब लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। यहाँ पे मैं लायबिलिटीज़ लिख रहा हूँ, आपको लायबिलिटी का नाम लिखना है। मान लो क्रेडिटर है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट आपको लिखना है। और इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड जाएगी, रीवैल्यूएशन डेबिट है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, सॉरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिखती है कि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसकी डेबिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, फोर्थ सिचुएशन, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमने जो है रीवैल्यू किया एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, हमें पता लगा कि यहाँ लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब हमारी लायबिलिटी घट गई। तो इससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, या तो फिर लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है? मुझे बताइए भैया। लायबिलिटीज़ हमारी घट गई, बिजनेस फायदे में जा रहा है, देनदारी हमारी घट गई, ठीक है। मतलब कि हमने जो है अब पैसा कम देना है, बिजनेस को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो जब बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करें कि डेबिट करें? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट हो रही है, और जब घटेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगी इसकी एंट्री? बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड जाएगी। क्या लिखेंगे? बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। मतलब कि आपको कहीं भी दिख जाए कि लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मान लो क्वेश्चन के अंदर ये बोल दो कि अब 10,000 के क्रेडिटर हमें नहीं देने, 10,000 के ऐसे क्रेडिटर हैं जो हमसे पैसा ही नहीं मांग रहे, तो क्या हो रहा है? ये
लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय क्रेडिटर अकाउंट, उसका अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। फिफ्थ सिचुएशन क्या होगी, फिफ्थ में कोई साल के बीच में हम रीवैल्यू कर रहे हैं, तो कोई हमें जो है ऐसा एसेट मिल गया होगा जो कि अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने, क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब मुझे बताइए, बिजनेस को कोई ऐसा एसेट मिल गया जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था और अब रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे बिजनेस को गेन होगा कि लॉस होगा, भैया लॉस की तो बात ही नहीं है, जाहिर सी बात है, एसेट आ रहा है बिजनेस में तो गेन ही होगा, ठीक है। तो गेन होगा अगर बिजनेस को, रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, इनकम और गेन को हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात, क्रेडिट करेंगे। चलो ठीक है, पता लग गया कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिल्कुल वही एंट्री होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिल जाता है। सिक्स्थ से पहले इसकी एंट्री में बता देता हूँ, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो इनकम जो है, इनकम हमारे गेन कर रही है बिजनेस, तो क्रेडिट साइड होगी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, उस एसेट का आप जो है नाम लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है जी। चलिए फिर सिक्स्थ, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल सकता है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी मिल सकती है साल के बीच में, कि ऐसी लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड ही ना कर रखी हूँ, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। अगर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो बिज़नेस को गेन होगा कि लॉस होगा, बिल्कुल सही बात, लॉस होगा, बिज़नेस को पैसा देना है हमें, तो बिज़नेस को लॉस होगा, और लॉस हो रहा है तो उसको रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट, बिल्कुल सही बात, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन डेबिट में करने को कह रहा है, तो डेबिट में होगी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है जी। ये सारे एक्सपेंसेस जो है आपने इस साइड लिख लेने हैं, और सारी इनकम्स आपने इस साइड लिख लेनी है। मैंने इसको एक्सपेंस और इनकम क्यों बोला, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस ही तो है, लॉस ही तो हो रहा है बिजनेस को, और अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक्सपेंस है, ये भी लॉस है, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें मिल जाती है तो ये भी लॉस है बिजनेस को, सारी यहाँ पे आ जाएंगी। मान लो कोई वैल्यू हो ऐसी एसेट की जो कि इंक्रीज हो गई हो, बढ़ गई हो, तो बिजनेस को तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ जाएगी। मान लो ऐसी वैल्यू हो जिसमें लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, तो भैया पैसा हमें कम देना है, प्रॉफिट है, तो इस साइड आ जाएगी। मान लो कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिल गया, तो भैया इससे तो बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मोस्टली हमारी जो है यही चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। अब इस सारे फ्लक्चुएशन के अंदर, इस सारे बढ़ते घटने के अंदर, या तो बिजनेस को या तो फिर पार्टनर को लॉस हुआ होगा, या तो फिर पार्टनर को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को आप बैलेंसिंग करेंगे। मान लो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स आपका क्रेडिट साइड बड़ा आता है, तो उसको दोनों साइड लिख लेना। क्रेडिट साइड बढ़ा तो मतलब बिजनेस का गेन बढ़ा, बिजनेस का गेन बढ़ा तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकलेगा डेबिट साइड में, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकला होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। अब ये प्रॉफिट है किसका भैया, ओल्ड पार्टनर का है, तो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, एसेट्स उनके थे पहले, तो वहाँ पे जो है ट्रांसफर हो जाएगा। अगर जनरल एंट्री की बात करें, 7th लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन के अंदर, तो मुझे बताइए यहाँ पे उसको डेबिट करूँ कि मैं क्रेडिट करूँ। वो प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है, तो पार्टनर को दिया जाता है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब उसको ट्रांसफ़र करें तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा उसे, रीवैल्यूएशन को अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ठीक है। अब अगर लॉस हो तो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो है डेबिट बैलेंस आएगा, तो डेबिट साइड आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे निकलेगा। इसे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे जो है आ जाएगा। और इसी की रेसिप्रोकल आप कर दो, क्योंकि लॉस हो तो उसको कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, तो उसको डेबिट किया जाएगा। 8th यहाँ पे लिखा जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको भी जो है ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका डेबिट बैलेंस आया तो लॉस, इट मीन्स क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आया इट मीन्स डेबिट में आपका बैलेंसिंग फिगर आया तो आपका जो है प्रॉफिट। और वही ट्रांसफरिंग की एंट्री है, मैंने आपको बता दी। और यही चीज़ें हो सकती है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती हैं, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी फ्लक्चुएशन आती हैं वही इसके अंदर हम जो है लिखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अगली वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन दोनों से जुड़े होंगे। ठीक है, वो अगली वीडियो में हम करेंगे, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक तो बैलेंस शीट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट। वही तीनों हम जो है दोनों केसेस में बना के देखेंगे, चेंज इन PSR और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। ठीक है, दोनों हम जो है अगली वीडियो में बना के देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।